तो कहते हैं अजातशत्रु ने आलिंगन करने के दौरान में अपना खंजर निकालकर अपने पिता की हत्या कर दी। बिंबिसार ने अपने जीवन में मात्र 500 विवाह किए। जो भगवान राम थे जिन्होंने अयोध्या में शासन किया, उनका क्षेत्र किस जनपद में पड़ता था? ये रहा गंधार। और गंधार जनपद के बारे में आपने सुना भी होगा महाभारत में, गंधार नरेश शकुनी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीदन सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, ठीक है, और चुस्त वुस्त होंगे। इससे पहले हमने एक क्लास के बारे में बात की थी और वो हमारी क्लास अलेक्जेंडर के ऊपर थी कि अलेक्जेंडर को भारत में सिकंदर के नाम से जाना गया, क्यों उसे सिकंदर कहा गया। इसके बाद एक हमारा अगला टॉपिक होगा, वो प्राचीन भारत के ऊपर होगा। और प्राचीन भारत में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे? प्राचीन भारत में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के 16 जनपद। यानी अगर हम बात करें भारत की पहली सभ्यता के बारे में, आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो भारत की सबसे पहली सभ्यता थी, यानी सबसे प्राचीन सभ्यता होने के बाद भी वो सबसे आधुनिक सभ्यता थी। उसके बाद भारत में जो दूसरी सभ्यता पनपी वो वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के बाद जो उत्तर भारत और मध्य भारत था वो 16 जनपदों में विभाजित हुआ, ठीक है। फिर बाद में 16 जनपद में उत्तर भारत और मध्य भारत विभाजित हुआ। विभाजित होने के बाद 16 जनपदों में भी आपसी संघर्ष शुरू हो गए और उनमें महाजनपद की लड़ाई शुरू हो गई। और उन महाजनपदों की लड़ाई में एक जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरा, मगध। और मगध जनपद का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास बना। जैसे एक समय पर उत्तर भारत में दिल्ली का महत्व था, दिल्ली पर शासन करने वाला शासक पूरे भारत का सबसे ताकतवर शासक होता था, उसी प्रकार प्राचीन भारत में मगध पर शासन करने वाला शासक सबसे ताकतवर शासक होता था। तो नेक्स्ट हम आगे जो चर्चा करेंगे वो प्राचीन भारत के 16 जनपद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम मैप पे देखते हैं। यानी जो प्राचीन भारत के 16 जनपद थे वो इन क्षेत्रों में विभाजित थे। ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में 16 जनपद थे। हम बात करेंगे किस जनपद की कौन सी राजधानी थी, कौन सा जनपद किस क्षेत्र में पड़ता था। ऐसे भी कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं कि उत्तर दिशा में कौन सा जनपद था, तो उत्तर दिशा में कौन सा जनपद था, तो उत्तर में पड़ता था कंबोज जनपद, ठीक है। और कंबोज जनपद की जो राजधानी थी वो राजपुर थी। उसके बाद जो पड़ता था इधर गंधार जनपद पड़ता था, ये रहा गंधार। और गंधार जनपद के बारे में आपने सुना भी होगा महाभारत में, गंधार नरेश शकुनी, है ना। महाभारत में कैरेक्टर था ना जो कौरवों का मामा था, शकुनी। शकुनी कहाँ का था? गंधार का था। और गंधार आज कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। और गंधार को किस नाम से जानते हैं? कंधार के नाम से जानते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। और तक्षशिला एक समय पर शिक्षा का केंद्र भी रही थी। तो अगर उत्तरी जनपद पूछता है तो कौन सा है? कंबोज। और कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर। उसके बाद जो पश्चिम की तरफ पड़ता था वो कौन सा था? पश्चिम की तरफ गंधार जनपद पड़ता था, उसकी राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। ऐसे हम 16 जनपद के बारे में बात करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण भारत में कौन सा जनपद पड़ता है, तो दक्षिण भारत में कौन सा जनपद पड़ता था? अस्मा का। एकमा जनपद था जो दक्षिण भारत में पड़ता था, और अस्मा का जनपद था महाराष्ट्र में, और इसकी राजधानी थी पोटली, ठीक है। तो अस्मा का जनपद दक्षिण भारत में पड़ता था। उत्तर में कौन सा पड़ता था? कंबोज। पश्चिम में कौन सा पड़ता था? गंधार जनपद। और इसके बाद पूछता है कि ऐसा कौन सा जनपद था जो पूर्व दिशा की तरफ था? अंग जनपद। और अंग कहाँ पड़ता था? असम में। और अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। तो हम इन जनपद के बारे में बात करेंगे। इनकी पहले राजधानी करेंगे कि कौन से जनपद की कौन सी राजधानी थी, उससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। फिर बाद में इन जनपद के बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में कि किस प्रकार से मगध एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में उभर कर आया, ठीक है। चलो तो चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो पहले हमने कितने भाई जो प्राचीन भारत था वो कितने जनपद में विभाजित हुआ? 16 जनपद। और ये 16 जनपद उत्तर भारत और मध्य भारत में विस्तारित थे, ठीक है। तो इन 16 जनपद की पहले हम राजधानी देखते हैं कि कौन से जनपद की कौन सी राजधानी थी, ठीक है। अब पहला है हमारा अंग, और अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। और अंग कहाँ पड़ता है? असम में। महाभारत में आपने कर्ण के बारे में सुना होगा, दानवीर कर्ण, जो अपनी वीरता और दानता के लिए बहुत प्रसिद्ध होने वाला कैरेक्टर था महाभारत के अंदर। जो अंग जनपद था, यानी जो दानवीर कर्ण था, वो किस जनपद का राजा था? अंग का। एक समय पर दुर्योधन के द्वारा जब उससे मित्रता की गई तो उसने अपना ये जनपद उपहार में अपने मित्र को दे दिया, कर्ण को। तो जो दानवीर कर्ण था वो कहाँ का था? किस जनपद का राजा था? अंग का था। और अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है? असम में, ठीक है। तो अंग जनपद जो था वो किस राज्य में था? असम। और असम का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? कामरूप।
प्राचीन नाम है। आपसे पूछे कि असम को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे, तो प्राचीन समय में क्या कहते थे, कामरूप के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और कामरूप में ही कौन सा था, अंग जनपद था। देखो इन 16 जनपद में सबसे ताकतवर जनपद था मगध, जो कि आज बिहार में पड़ता है। और मगध की जो राजधानी रही वो प्रारंभिक समय में राजगृह रही, ठीक है, जहाँ पे पहली भोज सभा का आयोजन भी हुआ, राजगृह। और इसे एक अन्य और नाम से भी जानते हैं, ग्रीवरज। राजगृह को किस नाम से जानते हैं, ग्रीवरज। समय समय पर मगध साम्राज्य की राजधानी परिवर्तित हुई, फिर बाद में वैशाली बनी, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र बनी। हम आगे बात करेंगे कि मगध की कौन कौन सी राजधानी रही जब मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, राजगृह और ग्रीवरज। 16 जनपद में सबसे ताकतवर जनपद जो बना वो कौन सा बना, मगध। और मगध ने इस जनपद संघर्ष में सारे जनपदों को जीत लिया और जीतकर अपने जनपद में सम्मिलित कर लिया और एक महाजनपद के रूप में उभर कर आया मगध, ठीक है। हम आगे बात करेंगे किस प्रकार से मगध जनपद इतना ताकतवर जनपद बना, ठीक है। काशी, काशी का नाम सुना होगा, यानी प्राचीन पूरे विश्व में सबसे प्राचीन शहर जो मानते हैं, किसको मानते हैं, काशी को मानते हैं। और काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, ठीक है। तो काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। कौशल, अभी देखा होगा कि भगवान राम का एक भव्य मंदिर बना है अयोध्या में, तो उससे भी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि जो भगवान राम थे जिन्होंने अयोध्या में शासन किया, उनका क्षेत्र किस जनपद में पड़ता था, तो वो किस जनपद में पड़ता था, वो कौशल जनपद में पड़ता था। और कौशल जनपद की इस समय राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। और बहुत हाईलाइटेड जगह है श्रावस्ती, क्यों है, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और उस समय कौशल जनपद का राजा प्रसन्नजीत था। हम बात करेंगे कौन था कौशल जनपद का राजा, प्रसन्नजीत। उसके भगवान गौतम बुद्ध के साथ क्या ताल्लुका संबंध थे, ठीक है, बहुत अच्छे रिलेशन थे भगवान गौतम बुद्ध के और कौशल जनपद के राजा प्रसन्नजीत के बीच में, ठीक है। तो कौशल जनपद की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। वत्स, ये कहाँ पड़ता है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है, इलाहाबाद। जो इलाहाबाद का जो एरिया है उसके पास में था वत्स जनपद और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी, तो कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, वत्स जनपद की राजधानी थी, ठीक है। और जो किसके एरिया में पड़ता था, इलाहाबाद कड़ा जो एरिया है उसमें फैला हुआ जनपद था वत्स, ठीक है। इसके बाद है सूरसेन। और सूरसेन कहाँ पड़ता है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, यानी जो मथुरा का एरिया है वो किस जनपद का भाग था, सूरसेन का था। तो सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा, ठीक है। पांचाल, ये जनपद भी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और पांचाल जनपद कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद। जो फर्रुखाबाद का एरिया है वो पांचाल जनपद में पड़ता था। और पांचाल जनपद की राजधानी क्या थी, अहिछत्र। अहिछत्र। और पांचाल जनपद से कौन थे, यानी आपने महाभारत में द्रौपदी के बारे में सुना होगा, द्रौपदी को पांचाली कहते थे। पांचाली इसलिए भी बोल देते थे कि भाई पांच पतियों की पत्नी थी। और पांचाल इसलिए भी कहते थे कि भाई पांचाल नरेश की थी, यानी वो पांचाल देश से थी। पांचाल जनपद था उस समय और अपने आप में एक देश ही था। और उसकी राजधानी क्या थी, अहिछत्र। और किस एरिया में फैला हुआ था, फर्रुखाबाद का जो एरिया है उस क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है, कुरु। महाभारत जो हुई है और महाभारत में जिन वंशज के बीच में युद्ध हुआ है वो कुरु जनपद थे, यानी वो कुरु थे, यानी कौरव थे। जो कौरव थे वो कहते कुरु, और कुरु जनपद से ही उनको क्या कहते थे, कौरव कहते थे। तो इस जनपद का नाम जो पड़ा है कौरवों के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो कुरु जनपद की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ का एरिया कहाँ पे था, दिल्ली और हरियाणा के पास का जो एरिया था ये कुरु जनपद का क्षेत्र था और इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। मत्स्य, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर। ठीक है, विराटनगर। चैंदी जनपद की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। अवंती जनपद की 2 राजधानी थी, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा कौन सा जनपद था जिसकी 2 राजधानी रही, तो 2 थी। अगर देखें उत्तरी, तो उत्तरी राजधानी जो थी वो थी उज्जैनी।
और दक्षिणी माहिष्मति। तो दक्षिण जनपद की राजधानी माहिष्मति, और ये माहिष्मति बाहुबली फिल्म की राजधानी नहीं है, ठीक है। ये थी किस जनपद की राजधानी? अवंती जनपद की राजधानी। तो अवंती की दो राजधानी रही, उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिण क्या रही? माहिष्मति, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जनपद जिसकी दो राजधानी रही? अवंती। अब आता है गंधार। गंधार जनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। इस जनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और तक्षशिला एक समय पर शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जगह थी, ठीक है। प्राचीन समय पे इसे शिक्षा का केंद्र कहते थे तक्षशिला को। इसके बाद है कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर, ठीक है। सबसे उत्तरी जनपद कौन सा था? कंबोज सबसे उत्तरी जनपद था। सबसे दक्षिणी जनपद कौन सा था? अस्माका। और अस्माका की क्या थी? पोटली। इसकी राजधानी थी पोटली, ठीक है। इसके बाद है वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। देखो, आज के समय में आपने एक संगठन के बारे में सुना होगा, नाटो, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, और जिसमें लगभग 45 देश हैं। और जिस संगठन में यूक्रेन भी जुड़ना चाहता था, और उसके जुड़ने की वजह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिससे अभी हाल ही में फिनलैंड और नाटो संगठन का सदस्य बना है। अब जैसे देखेंगे कि उनमें एक रूल है, नाटो संगठन के देशों के बीच में एक नियम है कि नाटो के संगठन में जुड़े हुए देश पर अगर कोई भी देश हमला करता है तो उसे सारे अन्य देशों पर हमला माना जाएगा और सब देश एक साथ उसके ऊपर हमला करेंगे। ऐसे ही पहले एक समय पर प्राचीन भारत में कौन सा संगठन था? वज्जी। ये 8 राजाओं का संगठन था। अगर एक राजा पर कोई हमला करता था तो 8 राजा अपने ऊपर से हमला मानते थे, और 8 राजा एक साथ उस व्यक्ति पर हमला करते थे। इसलिए संगठन से बहुत ही कम शासक लड़ते थे। लेकिन मगध का एक ऐसा भी राजा हुआ जिसने वज्जी संगठन को पराजित कर दिया। हम बात करेंगे नीति के द्वारा उस राजा ने इस संगठन को पराजित किया, ठीक है। कौन था जो इस संगठन को पराजित करता है, ठीक है। और हमारा अंतिम बचता है मल। और मल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। और कुशीनगर भी कहाँ पड़ता है? उत्तर में ही पड़ता है, ठीक है। तो 16 जनपद, तो इन 16 जनपद की आपको राजधानी पता होनी चाहिए। एग्जाम में पूछता है, कभी आपसे मैचिंग करा लेगा कि भाई इनमें से कौन से जनपद की राजधानी सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह, और राजगृह को किस नाम से जानते हैं? ग्रीवरज। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, सूरसेन की मथुरा, पांचाल की अहिछत्र, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, चैंदी की सुक्तिमती, अवंती की 2 राजधानी थी, उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी क्या थी? माहिष्मति। कंबोज की राजधानी क्या थी? गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। कंबोज की राजधानी राजपुर, अस्माका की पोटली, वज्जी की राजधानी वैशाली, और मल की राजधानी कुशीनगर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे इन जनपदों में आपस में संघर्ष शुरू हुआ, और इस संघर्ष में कौन सा जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद बनकर उभरा, ठीक है। तो इनमें कौन सा जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद बनकर उभरा? मगध। मगध जनपद ये सबसे ताकतवर जनपद बना, ठीक है। तो बात करते हैं, हमारा जो अब आगे टॉपिक होगा वो किस पे होगा? मगध पे, मगध जनपद के ऊपर, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा हेडिंग है वो है मगध जनपद। देखो, मगध जनपद पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश, और इस वंश को एक और नाम दिया गया पितृहंता। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वंश था जिसे प्राचीन भारत में पितृहंता के नाम से जानते थे। तो पितृहंता के नाम से किसको जाना गया? हर्यक वंश को। और उस वंश ने सबसे पहले किस पे शासन किया? मगध जनपद पर शासन किया। पितृहंता इसलिए कहा गया कि इस वंश में जो भी राजा बना अपने पिता की हत्या करने के बाद ही उसे सत्ता प्राप्त हुई, ठीक है। इसलिए लोग कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर अगर सत्ता का फितूर है तो उसके लिए कोई संबंध महत्व नहीं रखते हैं। यदि उसकी महत्वाकांक्षाएं सत्ता की हो जाए तो किसी की हत्या करना एक साधारण सी बात है। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन में इतनी भी संपदा एकत्रित ना की जाए कि अपने ही विद्रोह करने पर उतर आएं, उस सत्ता को पाने के लिए या उस संपदा को पाने के लिए, ठीक है। या उचित समय पर कुछ चीज़ों का त्याग कर देना भी बेहतर ही होता है। तो हम बात करेंगे ऐसा क्या था कि इस वंश में जो भी उत्तराधिकारी बना अपने पिता की हत्या करने के बाद ही बना, ठीक है। तो हर्यक वंश, और अन्य नाम क्या हुआ? पितृहंता। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की, यानी जो उसका संस्थापक था वो कौन था?
संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार, तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी और बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगृह को बनाया था। तो प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। और राजगृह को एक अन्य नाम क्या था? गिरिव्रज, गिरिव्रज के नाम से भी जानते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट होता है कि इसका एक राजवैद्य था, यानी उस समय का ये राजवैद्य जो था जीवक था और एमबीबीएस डॉक्टर था। यानी बिंबिसार को अगर कोई भी बीमारी हो जाती थी तो उस बीमारी का इलाज राजवैद्य जीवक के द्वारा किया जाता था। नस देख पकड़ के बता देता था कि महाराज को क्या बीमारी है, और हर बीमारी का इलाज था इस व्यक्ति के पास। और ये भगवान गौतम बुद्ध का चिकित्सक शिष्य था। ठीक है, और भगवान गौतम बुद्ध ने उपहार के रूप में मगध के राजा बिंबिसार को राजवैद्य जीवक दिया था उपहार में। अब बात करेंगे कि किस खुशी में भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बिंबिसार को उपहार के रूप में जीवक दिया गया। ठीक है, देखो यानी हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। और कुछ समय पर मानते हैं कि जो मगध साम्राज्य था वो किस जनपद के अधीन था? काशी जनपद के। एक समय पर काशी जनपद कंट्रोल करता था मगध को। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे एक शासक हुआ बिंबिसार, जिसने काशी की अधीनता को उतार फेंका, और बाद में बिंबिसार ने ही काशी जनपद को जीतकर मगध में ही सम्मिलित किया, और एक समय के बाद काशी जनपद मगध में ही मर्ज हो गया। अब बात करेंगे कैसे। देखो, जब बिंबिसार शासक हुआ तो शासक बनने के बाद उसने साम्राज्यवादी नीति पर कार्य किया, क्योंकि एक राजा का धर्म ही क्या है? साम्राज्य विस्तारित करना, निरंतर युद्ध करते रहना, अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाते रहना, यही एक राजा का धर्म और कर्तव्य होता है। ठीक है, जैसे होता है कि भाई आप अपने साम्राज्य को विस्तारित करेंगे तो उससे इस बात के साक्ष्य प्राप्त होंगे कि आप घर के एक उचितवान व्यक्ति हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने साम्राज्य को आगे को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, विस्तारित करना कि जो संपदा आपके पिता ने, आपके वंशजों ने आपको दी, आपने उस संपदा को और ज़्यादा विस्तारित कर दिया और बड़े क्षेत्र पर ले गए और उसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो यानी आप एक अच्छे उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही भाई बिंबिसार था, और बिंबिसार ने साम्राज्यवादी नीति पे कार्य किया। अब देखो, हर किसी की साम्राज्यवादी नीति अलग अलग होती है। साम्राज्यवादी नीति, हर राजा की अपनी अलग अलग साम्राज्यवादी नीति होती है। कुछ होता है कि एक काम करो, सेना को तैयार करो और विपक्षी साम्राज्य पर हमला कर दो। ठीक है, इसका अलग था। बिंबिसार ने सबसे डिफरेंट साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, और वो साम्राज्यवादी नीति क्या थी? विवाह, यानी वैवाहिक नीति थी। वैवाहिक नीति के माध्यम से बिंबिसार के द्वारा मगध साम्राज्य का विस्तार किया गया। वैवाहिक यानी बिंबिसार अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए विवाह करता था। से पता भाई मैं मगध का राजा हूँ, और किसी भी साम्राज्य की राजकुमारी के साथ जब मेरा विवाह होगा तो दहेज में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, है ना। जैसे आज के समय पे दहेज प्रथा एक कुप्रथा के रूप में हम अपने समाज में मानते हैं। तो एक ऐसा नहीं कि दहेज प्रथा सिर्फ अभी से हमारे समाज में प्रचलन में है, पहले भी समाज में प्रचलन में थी। यानी बिंबिसार भी दहेज में कोई ना कोई क्षेत्र प्राप्त करता था किसी न किसी जनपद से, और वैवाहिक नीति से इसने मगध साम्राज्य को एक ताकतवर साम्राज्य बनाया। ठीक है, और जब ये कहते हैं कि जब ये शासक बना तो इसकी जो उम्र मानते हैं वो लगभग 17 वर्ष मानते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में ये मगध का राजा बना था। 17 वर्ष, ठीक है, 17 वर्ष में इसने मगध पे हर्यक वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, वैवाहिक नीति से साम्राज्य विस्तारित किया। अब कैसे वैवाहिक नीति से किया इसने? अब इसने क्या हुआ कि अपने गुप्तचरों को अपने पास जनपदों में भेजना शुरू कर दिया कि देखो किस जनपद की राजकुमारी अविवाहित है। ठीक है, कुंवारी है, भाई बताओ किस जनपद की है। और जिस जनपद की राजकुमारी अविवाहित होती थी, जनपद के पास बिंबिसार का पत्र जाता था। तो ऐसे ही सबसे पहले जो इसने पत्र भेजा वो किसको भेजा? कौशल जनपद को। और कौशल जनपद के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, राजधानी क्या थी कौशल जनपद की? सराप्स थी। और कौशल जनपद किस क्षेत्र में पड़ता है? जहां आज अयोध्या है, जो भगवान राम का जहाँ पे भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या, वो किस जनपद में आती है? वो किस में आती थी? कौशल जनपद में आती थी। और कौशल जनपद के इस समय जो राजा थे वो महाकौशल थे। ठीक है, यहाँ के राजा थे, और इनकी जो पुत्री थी वो महाकौशला थी।
अब इसने अपने गुप्तचरों को कहा कि भाई सर्च करो, देखो आसपास में कौन सा जनपद है जहाँ की राजकुमारी अविवाहित है। उन्होंने देखा कि भाई कौशल जनपद की राजकुमारी महाकौशला अविवाहित है। उन्हें लगा कि भाई हमारा जो राजा है बिंबिसार वो मगध का राजा है, कौशल जनपद की राजकुमारी महाकौशला से विवाह होगा तो कुछ ना कुछ दहेज में मिल ही जाएगा। तो कहते हैं कि बिंबिसार ने कौशल जनपद के राजा महाकौशल को पत्र लिखा। अब देखो विवाह के ऑफर करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। अब एक तो होता है कि भाई आप बहुत सहजता के साथ किसी के घर जाएं, हाथ जोड़ के विनम्र विनती करें कि भाई अपनी पुत्री हमें विवाह के साथ कर दो, अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दो। अब एक अलग होता है बाहुबली अंदाज में, दबंगाई रूप में जाके बोलना, क्या तो पुत्री का विवाह कर दो अन्यथा थपरा दिए जाओगे, पूरे खानदान को पीट देंगे, पूरा खानदान उठा लेंगे। अगर आप इस प्रकार की किसी को थ्रेट दोगे तो कोई कहाँ आपके साथ तैयार होगा विवाह करने के लिए अपनी पुत्री का। तो बिंबिसार ने कहा कि भाई आप पुत्री का विवाह करें, विवाह नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साम्राज्य पे हमला कर देंगे। अब महाकौशल ने मना कर दिया। अब महाकौशल के मना करने पर अब ये बिंबिसार के स्वाभिमान का अपमान था। एक मगध के राजा को यानी विवाह करने से मना कर दिया। अब बंदा नाराज हुआ और इस बात पर उसने कौशल जनपद पे हमला कर दिया। कौशल जनपद पे हमला करने के बाद यानी जब हमला हुआ, मगध इस समय एक ताकतवर था और ताकतवर होने का जो कारण था इसकी सैन्य ताकत थी। और सैन्य ताकत में सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो हाथी की होती थी। उसके बारे में मैंने आपको बताया था, मैं भी बताऊंगा कि हाथी की क्या भूमिका होती थी मगध के अंदर युद्ध के दौरान उनकी सेनाओं में। ठीक है, तो यानी मगध ने कौशल जनपद को पराजित किया। महाकौशल बंधक बनाए गए और बंधक बनाने के बाद बिंबिसार ने कहा कि छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो महाकौशल ने कह दिया कि देखो हम आपका पहला ऑफर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, मारने की कोई आवश्यकता है नहीं, हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर देंगे। और महाकौशला का विवाह किसके साथ हुआ? बिंबिसार, यानी बिंबिसार का पहला विवाह था। जो पहला विवाह कौशल जनपद की राजकुमारी महाकौशला के साथ हुआ था। और अब यहाँ से दहेज के रूप में क्या मिल गया? काशी, क्योंकि काशी जनपद इस समय कौशल जनपद के कंट्रोल में था और कौशल जनपद के राजा महाकौशल ने दहेज के रूप में काशी जनपद किसको दे दिया? बिंबिसार को। ये उसका पहला विवाह था। ठीक है, किसका? बिंबिसार का। ठीक है, इसके बाद बिंबिसार ने जो दूसरा विवाह किया वो दूसरा विवाह किया था लिच्छवियों में। ठीक है, दूसरा विवाह हुआ लिच्छवी। ठीक है, और इस समय लिच्छवी के जो राजा थे वो चेटक थे और इस समय इनकी जो पुत्री थी चेलना थी। ठीक है, अब बिंबिसार को पता चला कि भाई लिच्छवी की राजकुमारी चेलना भी अविवाहित है और अब बिंबिसार को लगा कि यार अगर इनके साथ भी वैवाहिक संबंध हो जाए तो और भी अच्छे ताल्लुका संबंध होंगे। और लिच्छवी के साथ विवाह करने का एक और कारण मानते हैं। वो कारण क्या था? कहते कि जब बिंबिसार कभी भी अपनी राजधानी से दूर किसी भी अभियान पर जाता था तो लिच्छवी उसकी राजधानी को लूटने के लिए आ जाते थे और उसकी राजधानी में लूटपाट करते थे और लूटपाट करने के बाद अपने क्षेत्र चले जाते थे। उसके अधिकारी वहाँ उसे रिपोर्ट करते थे कि महाराज आपकी अनुपस्थिति पर राजधानी पर हमला कर दिया गया लिच्छवी के द्वारा। ऐसे सिलसिले बहुत बार हुए। अब इन सिलसिलों को ख़त्म करना चाहता था बिंबिसार। अब ख़त्म करना ये नहीं कि वो उन पर हमला करे, उसकी अनुपस्थिति उसकी राजधानी पर हमला करे, ये कोई समाधान नहीं था। उसे लगा कि यार कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालो कि मैं कभी भी अपनी राजधानी छोड़ के जाऊँ, लिच्छवी कभी हमला करने ही नहीं आए। तो तभी उसे किसी ने बताया कि क्यों ना आप लिच्छवी की राजकुमारी चेलना के साथ विवाह कर लें। अगर अब विवाह हो गया तो भाई अब कभी भी लिच्छवी जो है वो आपकी राजधानी पे हमला करने नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी अब जो आपकी राजधानी है अब वो किसका भाई एरिया है, अब उनकी पुत्री भी तो वहाँ विवाहित है। अब आप उनके भाई साहब दामाद हो, समधी हैं तुम्हारे, कहाँ हमला करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो सुरक्षित है आपकी राजधानी। तो ये इससे विवाह करने के लिए ऑफर करता है। चेटक भी मना कर देते हैं उसी अंदाज में जो महाकौशल ने किया, वो भी मना कर देते हैं कि भाई हम विवाह नहीं करेंगे। बिंबिसार फिर अपनी फौज को लेके जाता है, वैशाली पे हमला करता है जो इस समय लिच्छवी की राजधानी थी और पराजित करता है चेटक को। पराजित करने के बाद फिर चेटक भी वही बात मान लेते हैं जो महाकौशल ने मानी थी और इन्होंने भी अपनी पुत्री का विवाह, चेलना का विवाह किसके साथ कर दिया? बिंबिसार के साथ। इसका दूसरा विवाह था। ठीक है, और उसे यहाँ से दहेज में क्या मिला? वैशाली। और वैशाली बाद में मगध साम्राज्य की क्या बनी? राजधानी भी बनी। वो हम बात करेंगे कि वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो वैशाली यहाँ से दहेज में मिला। काशी कहाँ से मिला? कौशल जनपद से बिंबिसार को दहेज में मिला था। ठीक है, ऐसे ही बिंबिसार वैवाहिक नीति से अपने साम्राज्य को विस्तारित करता रहा, विवाह करता रहा, विस्तारित करता रहा, विवाह करता रहा
और इसी प्रकार बिंबिसार ने अपने जीवन में ज़्यादा विवाह नहीं किए, बहुत कम विवाह किए, यानी बहुत कम विवाह थे बिंबिसार के, और वो बहुत कम विवाह कितने थे? 500। ठीक है, यानी बिंबिसार ने अपने जीवन में मात्र 500 विवाह किए। ठीक है, मात्र 500 विवाह थे। अगर भारत रत्न देने की बात होती तो भारत रत्न सबसे पहले किसको मिलता? बिंबिसार को, सचिन तेंदुलकर को नहीं मिलता। उसने 100 शतक लगाए थे और बिंबिसार ने कितने लगा दिए? 500। तो बिंबिसार ने अपने जीवन में 500 विवाह किया और 500 विवाह नीति से उसने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। ठीक है, तो 500 विवाहों का उल्लेख होता है जिसके द्वारा वो मगध साम्राज्य को एक बड़े साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो 500 विवाहों का जिक्र होता है। अब देखो, फिर मैंने आपको अभी बताया था कि जो राजवैद्य जीवक था ये इनका शिष्य था, ये शिष्य था भगवान गौतम बुद्ध का। अब भगवान गौतम बुद्ध के क्या ताल्लुका संबंध है बिंबिसार के साथ? देखो, भगवान गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश था वो कहाँ पे दिया था? कौशल जनपद में ही दिया था। और पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया? सारनाथ। तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और सर्वाधिक जो उपदेश थे वो भी कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। देखो, मैंने आपको बताया था कि श्रावस्ती किस जनपद की राजधानी थी? कौशल जनपद की राजधानी थी। और सारनाथ भी किस में पड़ता था? कौशल जनपद में ही पड़ता था। तो यानी भगवान गौतम बुद्ध का सर्वाधिक समय कहाँ पे व्यतीत हुआ? कौशल जनपद में। और इस समय कौशल जनपद का जो राजा था वो थे प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत की बहन महाकौशला का विवाह किसके साथ हुआ? बिंबिसार। और बिंबिसार प्रसेनजीत का बहनोई था। अब देखो, भगवान गौतम बुद्ध इस समय बहुत ज़्यादा विख्यातित व्यक्ति थे। और मैंने जो भगवान गौतम बुद्ध थे, यानी जो उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा, वैसे तो वास्तविक नाम उनका सिद्धार्थ था, लेकिन बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें क्या कहा गया? गौतम बुद्ध कहा गया। और बुद्ध का मतलब क्या होता है? जो ज्ञाता हो, जिसे सर्व ज्ञान हो गया हो, जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, उसे बुद्ध कहा जाता है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर उन्हें एक अन्य नाम से जाना गया, गौतम बुद्ध। तो अब क्या होता है कि भाई इस समय बहुत प्रसिद्ध और बहुत विख्यातित व्यक्ति, और अपने विचारों से वो हर किसी व्यक्ति को आकर्षित कर लेते थे। ठीक है, और विचारों से ही लोगों ने उन्हें भगवान मानना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि जब उनकी बहुत ज़्यादा विख्याता थी तो बिंबिसार भी बहुत प्रभावित होता है भगवान गौतम बुद्ध से। और प्रभावित होने की वजह से वो एक दिन अपनी साली से कहता है, प्रसेनजीत से, क्या आपकी भगवान गौतम बुद्ध के साथ बहुत अच्छी उठा बैठ है, और एक बार आप उनसे मगध घूमने के लिए प्रार्थना कर दो कि वो मगध घूमने आ जाए। ठीक है, एक बार रिक्वेस्ट कर दो। अब जब वो कहता है भाई बिंबिसार अपने साले प्रसेनजीत से, प्रसेनजीत कहते थे कि ठीक है भाई साहब, बोल देंगे। और देखो, प्रसेनजीत बहुत सेवा सत्कार करता था भगवान गौतम बुद्ध के। ठीक है, कहते हैं कि वो बहुत सम्मान भी करते थे प्रसेनजीत का, भगवान गौतम बुद्ध। तो प्रसेनजीत एक दिन कहता है, प्रार्थना करे कि भगवान हम चाहते हैं कि आप एक बार मगध घूमने जाएं, और वहाँ हमारे बहनोई कह रहे हैं कि भाई एक बार हमें भी सौभाग्य मिले उनकी सेवा करने का। तो उनके कहने पर, प्रसेनजीत के कहने पर, भगवान गौतम बुद्ध मगध घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं और मगध घूमने के लिए जाते हैं। जब मगध घूमने के लिए भगवान गौतम बुद्ध जाते हैं तो बिंबिसार को उस बात का समाचार मिलता है कि वो मगध आ रहे हैं। तो बिंबिसार स्वयं एक सेवक के रूप में उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अधिकारी को भेज देता है कि जाओ बड़े सम्मान के साथ दरबार में लेकर, बिल्कुल नहीं। वो स्वयं एक सेवक के रूप में जाता है। ठीक है, एक राजा के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में जाता है, और एक सेवक के रूप में ही भगवान गौतम बुद्ध का स्वागत करता है। ठीक है, अपनी साम्राज्य लेके आता, अपने दरबार में लेके आता है, और जब तक भगवान गौतम बुद्ध उसके साम्राज्य में रहते हैं, एक सेवक के रूप में ही वो उनकी सेवा करता है। उसकी सेवा से भगवान गौतम बुद्ध बहुत प्रसन्न होते हैं, उसकी सहजता से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बड़े क्षेत्र का राजा था, एक बहुत महान सेना नायक भी था बिंबिसार, एक ताकतवर योद्धा भी था। ठीक है, तो उनके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए भगवान गौतम बुद्ध, और प्रभावित होने के बाद उन्होंने उपहार में जीवक को दिया था, और जीवक को आदेश दिया था कि आप अपने जीवन के समापन होने तक किसकी सेवा करेंगे? बिंबिसार की। और ये राजवैद्य थे उस समय, यानी चिकित्सक थे। तो बिंबिसार को अगर कोई भी बीमारी हो जाती थी तो ठीक कौन करते थे? जीवक। और जीवक किनके शिष्य थे? गौतम बुद्ध के शिष्य थे। और गौतम बुद्ध ने बाद में उपहार में किसको दे दिए? मगध के राजा बिंबिसार को। ठीक है, अब जीवक से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। देखो, जिस समय मगध एक ताकतवर साम्राज्य के रूप में उभर रहा था, उसी समय एक और साम्राज्य इसके
कंपैरिजन में ताकतवर था और वो साम्राज्य था अवंती। अवंती जनपद। और मैंने बताया था कि अवंती जनपद की 2 राजधानी थी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ठीक है, तो 2 राजधानी थी इसकी। और इस समय यहाँ का राजा कौन था? चंडप्रघोत। देखो नाम प्रघोत था, और कहते हैं प्रघोत अपनी जीवन में कभी किसी से युद्ध में पराजित नहीं हुआ, इसलिए चंड कहते थे। जैसे होता ना मैया काली को चंडी, यानी जो बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो, ठीक है, तो उसे चंडी कह दिया अगर कोई महिला है, और पुरुष कोई बहुत ज़्यादा विध्वंसक है चंड, तो इसलिए चंड प्रघोत के नाम से जानते थे। बिंबिसार के टक्कर का आदमी था, ठीक है, यानी वो भी एक अच्छा सेनानायक था। बिंबिसार को लगा कि अब मगध बहुत ताकतवर है, और अब वो इतना ताकतवर है कि अवंती जनपद को जीतकर वो मगध में मर्ज कर सकता है। ठीक है, इधर से अवंती का जो राजा था चंद्रप्रघोत, उसे लगता था कि भाई हम भी बहुत पावरफुल हैं, हम भी मगध को जीत के अवंती में मर्ज कर सकते हैं। तो इधर से बिंबिसार ने अपनी फौज से प्लान किया अवंती पर हमला करने के लिए। और अवंती उस समय पर राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता था, और कहते कि उस समय 16 जनपद में सबसे अच्छे हथियार अगर किसी जनपद के पास थे तो अवंती के पास थे, क्योंकि अवंती के पास क्या थी? लोहे की खानें थी। ठीक है, लोहे की खानें थी। अब जिसके पास लोहे की खानें होंगी वो बहुत अच्छे हथियार बना सकते हैं, बहुत मजबूत हथियार बना सकते हैं। ठीक है, नए नए प्रकार के हथियारों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए जो बिंबिसार था वो अवंती को जीतना चाहता था, क्योंकि अवंती की लोहे की खानों पर वो अपना कब्जा करना चाहता था, और कब्जा तभी हो सकता था तब अवंती को जीता जाता। ठीक है, अब देखो चंद्रप्रघोत भी कोई टपोरी मिजाज का राजा नहीं था, पप्पू मिजाज का बंदा नहीं था कि कोई भी आएगा पीट के चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो भी एक ताकतवर राजा था, उसे पराजित करना आसान नहीं था। कहते कि दोनों सेनाओं में आपस में युद्ध हुआ, और एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई जो थका देने वाली लड़ाई थी, यानी दोनों ताकतवर थे, और युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकला। और जब युद्ध लंबे समय तक चलता है और एक युद्ध थकाने वाला युद्ध हो, तो दोनों सेनाएं सहमति से ही वापस लौट जाती हैं। कहते कि उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, जो युद्ध बिंबिसार और अवंती के राजा चंद्रप्रघोत के बीच हुआ, और दोनों फौजें अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट के चली गईं। बिंबिसार मगध लौट आया, वो अवंती लौट के चला गया। लेकिन युद्ध होने के बाद, कुछ समय गुजरने के बाद, फिर उन्हें लगा, जब उनकी सेनाएं थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई, कि हम पहले की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर हैं। ठीक है, अब कि हम निश्चित ही जीत लेंगे। इधर से बिंबिसार को भी लगा, उधर से चंद्रप्रघोत को लगा, फिर युद्ध हो गया। युद्ध का फिर परिणाम नहीं निकला जो पहले नहीं निकला, फिर दोनों खाली हाथ लौट के चले गए। ऐसे कई बार इनके बीच में युद्ध हुए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। ठीक है, लेकिन बीच में एक दिन एक सूचना आती है, और सूचना बहुत चौंकाने वाली होती है। देखो चंद्रप्रघोत एक दिन एक पार्टी में गए, दावत में गए हुए थे, और पार्टी में जाके मौसम ज़्यादा बना दिया, और ज़्यादा मौसम बनाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, गए होंगे, लगा कि भाई आज एंजॉय कर देते हैं, ठीक ठाक एंजॉय कर दिया, और एंजॉय ज़्यादा होने की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और एक बीमारी हो गई, रक्त पिशार, यानी पीलिया बीमारी। और पीलिया बीमारी हो गई, पीलिया बीमारी होने की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, और उसके जितने भी उस समय चिकित्सक अधिकारी थे सबने ट्रीटमेंट शुरू कर दिए, लेकिन वो उसका इलाज ठीक नहीं कर पा रहे थे। यानी चंद्रप्रघोत को उनकी दवाइयों से कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, और दिन प्रतिदिन उसकी अवस्था और गिरती जा रही थी, धीरे धीरे धीरे। अब जैसे अवस्था गिरना शुरू हुई, दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया। दरबार के अधिकारियों को भी लगा कि अब चंद्रप्रघोत के पास ज़्यादा अधिक समय है नहीं, अब वो कुछ ही पल के हैं, कब उनके प्राण निकल जाएं कुछ पता नहीं। तो लोग अंतिम इच्छा जाहिर करना पूछ लेते कि भाई अंतिम इच्छा बता दो। तो चंद्रप्रघोत कहता है कि भाई अंतिम इच्छा मेरी यही है कि आप एक बार मगध के राजा बिंबिसार को पत्र लिख दो, मेरी बीमारी का इलाज करने के लिए, राजवैद्य जीवक को भेजने के लिए। जैसे इस बात को वो कहता है, दरबार के अधिकारी तुरंत नाराजगी जाहिर कर देते कि महाराज क्या बात कर रहे हो, मगध तो हमारा दुश्मन है, और मगध के राजा बिंबिसार को इस बात का समाचार मिल गया कि आपका स्वास्थ्य खराब है, तो इस बात पे तो वो अवंती पर हमला कर देगा, और हमारे पास बिंबिसार के कंपैरिजन का कोई बंदा है नहीं, आपका स्वास्थ्य खराब है, आप युद्ध करने जाओगे नहीं, तो अवंती को जीत के मगध तो अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लेगा। वो कहते कि यार ये तो हमारे लिए घाटे का सौदा होगा, और ना ही वो भेजेगा। क्यों भेजेगा? जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है वो मर जाएगा, उसके लिए तो आसानी हो जाएगी अवंती को जीतना। अब सब लोग वहाँ पे विरोध करते हैं, लेकिन चंद्रप्रघोत अवंती का राजा था, और राजा का अंतिम निर्णय होता है, कोई विरोध नहीं कर सकता। उसने कहा भाई पत्र भेजोगे, और एक अधिकारी को भेज दिया गया पत्र लेकर। वो बेचारा उदास उम्मीद से गया कि मगध का राजा बिंबिसार मना कर देगा, खुश होगा कि चलो ठीक है मरने दो, अवंती पे हमला करते हैं, जीत लेते हैं, मगध में मिला लेते हैं। वो दरबार में गया और उसने कहा
कि हमारे महाराज की तबीयत बहुत ख़राब है, स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, हमें आपके राज्य में जीवक की आवश्यकता है, क्योंकि अब वही उनका इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि भाई हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने राज्य में जीवक को भेज दें, इस बात को कहने के बाद बिंबिसार तुरंत अनुमति दे देता है कि ठीक है, जाओ आप अपने राज्य में जीवक को और अवंती के राजा चंद्रप्रगोत की बीमारी का इलाज करो। इस बात को कहने के बाद उसके दरबारी भी आश्चर्य में हो जाते हैं कि भाई अपने सबसे बड़े दुश्मन का इलाज करने के लिए क्यों भेज रहे हो। और भाई साहब इधर से उसको भी आश्चर्य होता है जो उसका अधिकारी पत्र लेके गया होता है कि भाई उसने हमारे राजा की प्राण बचाने के लिए अपने राज्य में जीवक को भेज दिया, और बाद में जीवक आया और उसने किसका इलाज किया? चंद्रप्रगोत का। इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवंती के राजा चंद्रप्रगोत की बीमारी का इलाज किस राजवैद्य के द्वारा किया गया? जीवक के द्वारा। या पूछ लेगा राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रगोत की बीमारी का इलाज करने के लिए किसने भेजा? बिंबिसार ने भेजा। ठीक है, किस राजा के? बिंबिसार के द्वारा भेजा गया। बिंबिसार ने अवंती के राजा चंद्रप्रगोत की बीमारी का इलाज करने के लिए किस राजवैद्य को भेजा? तो जीवक को भेजा गया। ठीक है, अब बात यही आती है कि यार बड़ा आश्चर्य होता है कि यार सोचो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो, वो मरने की स्थिति पे जा रहा हो, तो आप बचाना पसंद करेंगे उसको कि ठीक है मरने दो, निपटने दो, हमारे लिए आसानी हो जाएगी उसके क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना। उसके प्राणों को क्यों बचाया गया? उसने क्यों प्राणों को बचाया? उसका मेन कारण यही था कि वो एक बहुत महान सेना नायक था। अगर चंद्रप्रगोत की मृत्यु होने के बाद वो अवंती को जीतता तो लोग कभी भी बिंबिसार को ताकतवर राजा नहीं मानते, ताकतवर वो चंद्रप्रगोत को ही मानते। और लोग यही बात कहते कि जब तक चंद्रप्रगोत जीवित था बिंबिसार कभी अवंती को नहीं जीत पाया, उसके मरने के बाद जीत पाया। अगर ताकतवर था तो जीतता, उसके दौर में नहीं जीत पाया। तो उसने कहा कि अगर मैं कभी भी अवंती को छीनूंगा तो चंद्रप्रगोत से ही, और जब वो स्वस्थ होगा। क्योंकि हमारी नीतियां वो नहीं कि जब कोई व्यक्ति दुर्गति की स्थिति पर जा रहा हो तब उसे लूट लो, मार दो, पीट दो, बिल्कुल नहीं। हमारा कंसेप्ट वही था कि मारेंगे छाती पे मारेंगे, पीठ पे नहीं मारेंगे। तो वही था कि जब भी मारेंगे छाती पे मारेंगे, पीठ पे नहीं। तो इसलिए उसका इलाज किया गया। अब देखो कोई आपका कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो और आपके अगर प्राणों को बचा ले तो आप भी उसके लिए बहुत सहज हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि अवंती मगध के बीच में सुलह हो गई और इनका संघर्ष खत्म हो गया। अवंती और मगध के बीच का संघर्ष तब तक दोनों रहे। ठीक है, अब बिंबिसार के जीवन में एक आश्चर्यचकित घटना होती है, और आश्चर्यचकित घटना क्या होती है कि अब इसके पुत्र के द्वारा एक कार्य कर दिया जाता है। और पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु बिंबिसार का। कहते हैं कि भाई देखो बिंबिसार एक लंबे समय तक उसके द्वारा शासन किया जाना उसके दुर्भाग्य का एक कारण बना। कहते 17 वर्ष की उम्र में वो राजा बना, 52 वर्ष तक उसने शासन किया। तो कितना हो गया होगा भाई उम्र? 69 वर्ष। यानी इस समय वो 69 वर्ष का था, और 69 वर्ष का होने के बाद भी वो राजपाट का त्याग नहीं कर रहा था, क्योंकि पावर का मजा ही कुछ और होता है। राजा बनने का मजा ही अलग है अपने आप में, है ना। प्रधानमंत्री हो तो कौन प्रधानमंत्री पद को छोड़ना चाहेगा? ऐसे ही राजा। अब क्या था कि उसके उत्तराधिकारी भी तो लाइन में राजा बनने के में ही बैठे थे कि भाई कब हमारा पिता स्वेच्छा से संन्यास लेंगे और कब हमें राजपाट मिलेगा। अब वो बेचारे बैठे हुए थे, पिताजी संन्यास लेने का नाम नहीं ले रहे थे, उम्र उनकी भी ढलती जा रही थी, चिंता उन्हें भी पल पल खाती रहती थी कि हमारा पिता हमें तब राजा बनाएगा जब हमारे पुत्र राजा बनने के लिए खड़े हो जाएंगे। अब उनके भी मन में ही चलता था। अब वो भी यही सोचते थे कि भाई पिताजी आए दिन अभियान पर जाते ही रहते हैं, किसी दिन किसी अभियान में कोई ऐसा बाउंसर मार देगा, मुँह फोड़ देगा, पता चलेगा कि पिताजी शहीद हो गए युद्ध में लड़ते हुए, थोड़ा शोक वोक बनाएंगे, राज्याभिषेक करेंगे, राजा बन बैठेंगे। लेकिन बिंबिसार जो था भाई पूरा AB डिविलियर्स मिजाज का प्लेयर था, जहाँ जाता था नॉन स्टॉप पारी में जिता के ही आता था, युद्ध को जीता ही था। और इस अवस्था में भी बंदा विवाह कर रहा था, बाबा राम रहीम की तरह, है ना। अब राजा है, राजा की विवाह करने की कोई अवस्था कोई उम्र नहीं होती। अब देखो हर वर्ष हर युद्ध में अजातशत्रु की नई मम्मी मिल जाती थी कि देखो आप आपके लिए एक और नई मम्मी आ गई। ठीक है, क्योंकि 500 विवाह होने का जिक्र होता है। अब सोचो कि भाई जब इसका 17 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ तो अजातशत्रु का लगभग जन्म 20 या 22 वर्ष की उम्र में हो ही गया होगा। ठीक है, जब बिंबिसार 20-22 वर्ष का होगा तो तब उसे पुत्र प्राप्ति हो ही गई होगी। सबसे बड़ा पुत्र अजातशत्रु ही था। और माने अगर 22 वर्ष की उम्र में इसे पहला पुत्र प्राप्त हुआ या 23 में भी हो गया तो लगभग 40 साल का तो ये भी होगा इस समय। अब इसने सोचा कि भाई पिताजी स्वेच्छा से तो त्यागपत्र नहीं देने वाले, और जब स्वेच्छा से कोई चीज़ ना दी जाए तो फिर चीज़ को छीनना ही पड़ता है। तो इसने सोच लिया कि भाई कोई प्लान कर लेते हैं।
अब पिताजी ऐसे संन्यास नहीं लेंगे, अब रनआउट ही कराने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि उसने एक प्लान बनाया, और प्लान कहाँ बनाया? अंग जनपद में। और जिस जनपद को किसने जीता था? अंग जनपद को बिंबिसार ने। और अंग जनपद में इस समय जो थी राजधानी चंपा थी, तो ये चंपा में था। चंपा का गवर्नर था, उस क्षेत्र को नियंत्रित करता था, अंग जनपद के एरिया को। और एक दिन अजातशत्रु ने अपने पिता को पत्र लिख दिया कि पिताजी बहुत समय हो गया, पिता पुत्र आपस में मिले नहीं, बहुत समय से हमने बैठ के बातें नहीं की, आप राजपाट में व्यस्त हैं, मैं यहाँ व्यस्त हूँ, कुछ दिन पुत्र और बेटा आपस में बैठ के बात करते हैं, आप आ जाइए चंपा। अब वो चंपा क्यों बुलाता है? भाई देखो, बिंबिसार की राजधानी राजगृह में तो हत्या नहीं कर सकता था, राजगृह हब है उसका, उसके प्रिय व्यक्ति हैं, प्रिय अधिकारी हैं, और अगर हत्या कर भी दी तो सब किसको निपटा देते? अजातशत्रु की हत्या कर देते। ठीक है, इसलिए वो चंपा बुलाता है, क्योंकि ये उसका गढ़ था। क्योंकि हर कोई ताकतवर अपने क्षेत्र का होता है, ठीक है ना, पावर अपने एरिया में होती है। ऐसा नहीं कि आप हर जगह जाके दादागिरी दिखा दोगे, हर जगह अपनी हुकूमत दिखा दोगे। हर कोई अपने मोहल्ले का सूरमा है, दूसरे मोहल्ले में जाओगे तो हो सकता है थूत पिट के भी आ जाए। ठीक है, तो अपने क्षेत्र के हर कोई सूरमा होते हैं, क्योंकि राजा भी अपने ही एरिया का होता है। ऐसा नहीं कि आप हर जगह राजाशाही जैसी फीलिंग लेना चाहोगे और आपको मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए चंपा बुलाता है, क्योंकि वहाँ उसके अधिकारी थे, उसके लोग थे। वो पहुँच जाता, उसे लगा भाई पुत्र है, सही भी कह रहा, मेरा भी मन है, बैठ के बातें करते हैं। उसे क्या पता था कि भाई साहब रनआउट करने के इरादे में लगा हुआ बंदा। वो वहाँ पहुँचा, और जब उसकी राजधानी में आया और जब उसके कक्ष में मिलने के लिए गया अजातशत्रु, तो कहते हैं अजातशत्रु ने आलिंगन करने के दौरान में अपना खंजर निकालकर अपने पिता की हत्या कर दी। आलिंगन का मतलब गले लगना, गले लगने के दौरान में। अब इस पे थोड़ा एक विवाद होता है, यानी कुछ लोग बोलते हैं कि उसने अपने पिता की स्वयं हत्या की और चंपा में सत्ता पाने के लिए उसकी हत्या कर दी, यानी कत्ल कर दिया गया आलिंगन करने के दौरान में। कुछ लोग लिखते हैं कि अजातशत्रु के द्वारा अपने पिता बिंबिसार को बंधक बना लिया गया और बंधक बना के कारागार में डाल दिया गया। बिंबिसार जैसे एक ताकतवर व्यक्ति को बंधक बनाना, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार होना उसके स्वाभिमान का अपमान था, और उस अपमान को वो सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली जेल के अंदर ही। ठीक है, तो कुछ लोग इस बात को मानते हैं, इस बात पे आपसी संदेह रहता है। अब सोचो, कोई पुत्र सत्ता पाने के लिए अपने पिता को निपटा दे तो उसके साथ कौन ताल्लुका संबंध रखना पसंद करेगा? रखोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं रखेगा। ऐसी विद्रोही पुत्र के साथ कौन? और जो अपने पिता का नहीं हो सकता वो किसी का क्या होगा? ये तो सब सोचेंगे ना। जो सत्ता पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर सकता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, तो किसी को भी निपटा देगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब बात सत्ता की होती है, जब पावर की बात होती है, ताकत की बात होती है, तो वहाँ पे रिश्ते मायने नहीं करते। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि पावर में कोई मायने नहीं रखता। बंदा अपनी पावर को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है। इतिहास गवाह है, पुत्र ने पिता का कत्ल किया, भाई ने भाई का किया, भाई ने बहन का कत्ल किया। तो सत्ता में संबंधों का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं होता। स्थान है सिर्फ उस चीज़ का कि सत्ता में वही यथावत बना रह सकता है जो त्याग ज़्यादा कर दे, बलिदान ज़्यादा कर दे। तो कर दिया ना, अपने पिता का हत्या एक बलिदान था और स्वयं को शासक बनाया मगध साम्राज्य का। ठीक है, और हर एक वंश का जो अगला शासक हुआ कौन हुआ? अजातशत्रु। लेकिन जो अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया था वो उसके साथ भी हुआ। कहते हैं कि जैसा करोगे ऐसा ही भरोगे। और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी, और उदयन ने जो अपने पिता के साथ किया वही स्थिति उसके साथ उसके पुत्र ने की, नागदशक ने। और नागदशक ने सत्ता पाने के लिए अपने पिता उदयन की हत्या कर दी। इसी वजह से इस वंश को एक और अन्य नाम से जाना गया, पितृहंता, क्योंकि इस वंश का जो भी राजा हुआ अपने पिता की हत्या करने के बाद ही बना। ठीक है, इससे आगे जो हम बात करेंगे वो हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मगध का वो कौन सा राजा था जिसने वज्जी संगठन को पराजित किया था, और वो कौन था? अजातशत्रु। और भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु होने के बाद पहली बौद्ध सभा भी किसने कराई? अजातशत्रु ने। बताएंगे कि किस कारण की वजह से उसने पहली बौद्ध सभा का आयोजन कराया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जब हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो पढ़ाया होगा उम्मीदन बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, एग्जाम में पूछता भी है, और इसी प्रकार से हम उन कंटेंट पर कार्य करते रहेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और उन पॉइंटों पर हम बात करते रहेंगे और आपको एक एक्सप्लेनेशन भी देंगे उस टॉपिक के ऊपर, और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों पे भी बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही, नेक्स्ट टाइम आगे बात करेंगे। जय हिंद।